नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म और लगातार हम अपने इस मंच पर अलग-अलग मामलों के जानकार को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बिहार एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार। तो आज एक ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और जिन्हें मैं आमतौर पर या यूँ कहूँ कि बहुत ही गंभीरतापूर्वक कांग्रेस मामलों का एक्सपर्ट कहा करता हूँ। हालाँकि ये अपने आप थोड़ा-सा उससे अलग रखते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर की खबर ये लेकर आते हैं। तो स्वप्निल भाई, एक बार फिर से आपका संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप आए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष। स्वप्निल भाई, बिहार को लेकर दिलचस्प, आज हुँ, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 121 हुँ, सीटों पर जो मतदान होने वाला है 6 नवंबर को, चुनाव प्रचार जी, का आखिरी दिन। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस ने पहले कहा कि सरेंडर कर दिया था, फिर कहा गया कृष्णा अल्लावरू को भेजा, वो अड़ गए। फिर कहा गया कि नहीं, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने एक तरफ से कांग्रेस को सबक सिखा दिया। यहां से अशोक गहलोत को भेजा गया। अशोक गहलोत कृष्णा अल्लावरू को लेकर राबड़ी देवी के आवास पर तो गए, लेकिन लालू यादव ने अपने कमरे में उनको नहीं घुसने दिया और फिर लालू यादव के कमरे में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से अकेले अशोक गहलोत। हुँ, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अशोक हुँ, गहलोत ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री के 30-40 बयान है ना, जो आप निम्न श्रेणी में रख लीजिए, उच्च श्रेणी में रख लीजिए, पॉपुलर रख लीजिए, उन बयानों में अब एक पॉपुलर बयान इतिहास में दर्ज हो गया है कि कनपटी पे कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वो चुरा लिया। तो आखिर कांग्रेस के साथ हो क्या रहा है और कांग्रेस में चल क्या रहा है? पहले चरण के लिए हाँ, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। जी। संतोष भाई 2 बातें समझने की ज़रूरत है। क्या कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली थी? जवाब है नहीं, उसे कम सीटों पे लड़ना था, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। दूसरा, कांग्रेस को चाहिए क्या था? और जो चाहिए था वो मिला या नहीं मिला? भई बाकी बातें तो सारी बाद में है कि लालू यादव ने कमरे में घुसने दिया कि नहीं दिया, अशोक गहलोत की ज़रूरत क्यों पड़ गई, अशोक गहलोत को क्यों भेजा गया, अविनाश पांडे बाद में क्यों चले गए वहाँ, कृष्णा अल्लावरू आज की तारीख में कहाँ हैं? कृष्णा अल्लावरू को जो ज़िम्मेदारी देकर के भेजा गया था, दिल्ली से राहुल गांधी की तरफ से, सवाल ये है कि कृष्णा ने वो काम किया कि नहीं? तो उसका जवाब ये है कि आज की तारीख तक बिहार में कांग्रेस आरजेडी के हिसाब से चलती रही। आरजेडी के दफ्तर में फैसले होते रहे। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं ना जिसके फैसले अमित शाह साहब के दफ्तर में होते हैं। तो वही हाल कांग्रेस का था बिहार में। आरजेडी के दफ्तर से फैसले होते थे। आरजेडी के लोग डिसाइड करते थे। आज की तारीख में कम से कम वो फैसले अच्छे हुए हों, खराब हुए हों, बहुत बेकार हुए हों, लेकिन वो फैसले सदाकत आश्रम से हुए हैं। कांग्रेस की ये एक बड़ी उपलब्धि है, पहली चीज। दूसरा, कांग्रेस को कहां फाइट करना है? कांग्रेस को अपनी सीटें चाहिए थी। हालांकि 2 सिटिंग सीटें उन्होंने छोड़ी। लेकिन आप देखिए, कहलगांव परंपरागत सीट थी। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, छोड़ा नहीं। बछवाड़ा सीपीआई माले ने अपना उम्मीदवार उतारा, इन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतारा, छोड़ा नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में। दूसरा, ये कांग्रेस का बड़ा स्मार्ट प्ले था कि चलो कृष्णा अल्लावरू से नाराज है सब लोग, आरजेडी नाराज है, अलायंस नाराज हैं, एक काम करते हैं, कृष्णा अल्लावरू को जितना काम दिया गया था वो उन्होंने कर दिया, अब एक काम करो, अब अशोक गहलोत को भेज दो। अब तो खाना पूर्ति बची है भाई सीटों का। आप ये देखिए कि अशोक गहलोत की एंट्री कब होती है? गहलोत नहीं, साहब तो की एंट्री होती है सीटों के बंटवारे के बाद। इसका मतलब जी, है स्वप्निल भाई कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल एक तरह से खेल दिया, जो हाँ आमतौर पर वही है। नेता खेलते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर लड़ी है, लेकिन इन 61 सीटों में से 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यानी अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं। तो कायदे से कहा हम्म, जाए तो कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन एक बड़ा बयान चर्चा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान, और बहुत ज्यादा इसको हाइप किया नहीं गया है। नरेंद्र मोदी ने एक तो कट्टा और कनपटी वाली बात तो कह दी। हालांकि कट्टा और हम्म, कनपटी वाली बात जब वो कह रहे थे आरा की रैली में, तो नीचे
ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका समेत 7 देशों के डिप्लोमेट और राजनयिक मौजूद थे। तो भारतीय लोकतंत्र को लेकर वो क्या छवि उन्होंने ली होगी मैं कह नहीं सकता। लेकिन मोदी का ये बयान कि कांग्रेस ही राष्ट्रीय जनता दल को हराएगी, बिहार में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो क्या कांग्रेस ही राष्ट्रीय जनता दल को हराने जा रही है या इस बार पिछली बार भी 70 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 2015 में 27 सीटें जीती थी। अगर वो 8 सीटें कांग्रेस जीत जाती तो महागठबंधन का आंकड़ा 118 पर पहुंच जाता। हालांकि ये भी सच्चाई है कि 2015 में 80 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल 2020 में सिर्फ 75 सीटें जीत पाई। अगर वो भी ये 5 सीटें जीत लेती तो ये दोनों मिलकर बहुमत के आसपास पहुंच जाते। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ठीकरा फोड़ा कांग्रेस के ऊपर। तो क्या इस बार भी अगर विपक्षी गठबंधन हारता है तो उसका ठीकरा राहुल गांधी पर फूटेगा, कृष्णा हल्लावरू पर फूटेगा? नहीं, नहीं, देखिए 2 बातें हैं। अब कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी, स्ट्राइक रेट खराब रहा, इस बात की चर्चा हमेशा होती है। आज कृष्णा अल्लावरू किस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे? संघर्ष यही तो था कि हमें कम से कम ऐसी सीटें दीजिए जहां पे विनेबिलिटी हो। अदरवाइज आप हमको दे दीजिए 100 सीटें और विनेबिलिटी हो ही ना, तो हम लेकर के क्या करेंगे भाई? वो खराब सीटें हम लेकर के क्या करेंगे? आरजेडी की ये आदत हमेशा से रही। अच्छा, जिस समय की आप बात कर रहे हैं 27 सीटें, उस समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस बमुश्किल मेरे ख्याल से 40 या 41 सीटों पे लड़ी थी। मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन इतनी सीटें थी जिसपे वो लड़ी थी और 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2015। 2020 में निश्चित तौर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट तो सीपीआई माले का रहा, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी। लेकिन भाई स्ट्राइक रेट तभी तो अच्छा होगा जब विनेबिलिटी की सीटें हों। स्ट्राइक रेट तभी तो अच्छा होगा जब पार्टी अपने मन से फैसले ले पाएगा। एनजीओ तो है नहीं कांग्रेस, भाई इस देश का मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन एक रीजनल पार्टी उसके फैसले लेने लगी, तो फिर करे क्या वो? तो स्थिति ये हो रखी थी वहां पर। लेकिन आज की तारीख में अब आपने कहा ना कि अगर हार गए तो हार का ठीकरा किस पर? तो हार का ठीकरा सिर्फ कांग्रेस पे क्यों? तेजस्वी यादव पे क्यों नहीं? उन तेजस्वी यादव पे जो लगातार अपने अहंकार का परिचय देते रहे। देखिए जो मैं शब्द होता है ना, ये मैं शब्द जहां पे अलायंस है वहां पे बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए मैं शब्द। आप देखिए तेजस्वी के तमाम बयान देखिए, तेजस्वी आएगा तो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो, तेजस्वी सरकार आएगी तो, तेजस्वी प्रण, तेजस्वी के अलावा है क्या? हर जगह तेजस्वी। तो मेरी तरफ से तो बधाई है कि तेजस्वी बन जाए मुख्यमंत्री भाई, लेकिन इन हालातों में मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल है संतोष जी। इस बात को समझने की जरूरत है और शायद तेजस्वी को एक बात और समझनी चाहिए और इस बात को सनद करना चाहिए। मैं कई बार कह चुका, कई मंचों पे कह चुका कि भाई कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा बिहार में, बिहार हार के कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है संतोष जी। पिछली बार 19 सीट जीती थी, इस बार 9 भी जीत जाए तो उसका क्या नुकसान होगा आप बताइए? नुकसान किसका हो? नुकसान होगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अगर इस बात को भली भांति तौर पर समझ लेते या फिर कि लालू यादव पहले की तरह राजनीति में एक्टिव होते, तो दोनों ही कंडीशंस में आज की तारीख में ये हालात नहीं होते जिस तरीके के अंतरकलह हमने महागठबंधन के भीतर बीते कुछ दिनों में देखे। हालांकि वो कहीं ना कहीं, मैं फिर कहूंगा, मैं क्या है ना कि अब लोग कहते हैं कि बायस तो नहीं हो रहे, बायस होने की बात नहीं। भाई आप एक सहयोगी को लेकर आए हैं जिसके साथ आप हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं और वही सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और उसको मनाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है क्या, या दीपांकर भट्टाचार्य की है क्या? दीपांकर भट्टाचार्य के पास जाते हैं मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य राहुल से बात करते हैं, राहुल मुकेश सहनी से बात करते हैं, तब जाकर के मुकेश सहनी मानते हैं। लेकर के आप आए, घर आपका है, बारात आपके दरवाजे पे आई है, सबका ख्याल आपको रखना है, लेकिन ख्याल कौन रख रहा है? जो लोग बारात में आएंगे सज धज के, वो लोग ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, तो दूल्हा इनसे क्या ही दूल्हा कहा जाए आपको। आपको बनना हाँ, है, दूल्हा आपको बनना है, लेकिन नाराज फूफा को मनाने की जिम्मेदारी आपने चाचा को दे दी है या भाई को दे दी है। लेकिन एक बात जो चाचा भाई को नहीं दी इसीलिए है, नहीं मुकेश नहीं, सहनी चाचा भाई को भी नहीं दी है। भाई इसलिए राहुल तो दिल्ली में बैठे, उनका क्या लेना देना?
ठीक है। इसीलिए मुकेश सहनी जो है, वो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा तेजस्वी का साथ छोड़कर अभी आपने देखा तालाब में डुबकी और वो जाल, तो मुकेश सहनी नज़र आ रहे थे, कन्हैया कुमार नज़र आ रहे थे, राहुल गांधी तालाब में डुबकी लगाए, मछुआरों से बात करते हुए नज़र आए और कहाँ बेगूसराय में, जहाँ हिंदुत्व की छवि ओढ़कर गिरिराज सिंह न जाने पिछले कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार में मंत्री रहे और फिर लगातार मोदी सरकार में मंत्री है। तो गिरिराज, मछुआरा समाज, निषाद समाज और बीजेपी के हिंदुत्व में एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश और हमने जो एक थंब भी दिया कि राहुल के सारथी की चाल में घिर गए स्लीपर सेल के हाथी और घोड़े। मतलब राहुल का सारथी कौन? कौन-सी चाल जिसमें स्लीपर सेल फँस रहा है, छटपटा रहा है, बेचैन नज़र आ रहा है। देखिए, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन रथ पे सवार थे तो उनके सारथी कौन थे? संतोष भाई कौन थे सारथी? भगवान कृष्ण भुवन भगवान मोहन कन्हैया, भुवन मोहन कन्हैया कृष्ण, है ना? आज की तारीख में बिहार में राहुल ने जिस व्यक्ति को सारथी बना के भेजा था, वो सारथी कोई और नहीं था, कृष्णा अल्लाह वरू ही थे। कृष्णा अल्लाह वरू शुरुआती दिनों से, जब से वो बिहार पहुंचे और फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने राजेश राम, शुरुआती दिनों से ये 2 लोगों की ऐसी जोड़ी थी, जिस जोड़ी ने चुपचाप इस चीज पे काम किया कि कांग्रेस का काडर मजबूत हो, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो। आज की तारीख में अगर आरजेडी साथ नहीं होती तो भी कांग्रेस 61 सीटों पे अपने पैरों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की हालत में थी। ये तल्ख हकीकत है। ये तल्ख हकीकत है आरजेडी के लिए। और क्यों है देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बात कही जाती है कि भाजपा जो है ना वो अपने अलाइज को खा जाती है, खत्म कर देती है। कांग्रेस के साथ इसका वाइस वर्सा है, उल्टा है। इसके अलाइज कांग्रेस को खा जाते हैं। ये अंतर है, भाजपा और कांग्रेस के कैरेक्टर में अंतर है। अच्छा, हाथी घोड़े ये बड़ा मजेदार है, ये बहुत ये वायरल कब हुआ हाथी घोड़ा? आपको याद होगा एक ऑडियो वायरल हुई थी राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष। एक प्रत्याशी का कॉल, राजेश राम की दुविधा, राजेश राम की परेशानियां, राजेश राम बता रहे हैं। तो प्रत्याशी ने कहा हाथी घोड़े का ये क्या खेल चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि अरे सब चल रहा है, हाथी भी चल रहा है, घोड़ा भी चल रहा है। तो लोगों ने कहा ये हाथी घोड़ा। अब हाथी तो सब लोग जानते हैं बिहार में कौन है, सब लोग जानते हैं। हालांकि हम बॉडी शेमिंग करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं हाथी को। हालांकि वो कांग्रेस के प्रति हमको तो फिलहाल भाई समर्पित नजर आते हैं, भले हाथी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है, एक आदमी जिसको आपने लोकसभा के टाइम पे टिकट नहीं दिया, आपके अलायंस ने टिकट देने नहीं दिया, उसके बाद भी वो निर्दलीय लड़ा, चुनाव जीता, मोदी जी के खेमे में तो जाके नहीं बैठा, फिर मंच पर भी आपके नहीं साथ चढ़ने मजबूत दिया और फिर लगातार कार्यक्रमों में मंच पर भी नहीं लगातार चढ़ने दिया। बेइज्जत किया भाई, सब लगातार बेइज्जत किया। जहां-जहां आरजेडी का मन सस्ता है, लगातार वो व्यक्ति बेइज्जत होता है। उस व्यक्ति उस व्यक्ति ने हमेशा साथ दिया। तो जाहिर-सी बात है वो कांग्रेस इतना तो उम्मीद कर ही सकता है कि कम से कम कुछ सीटों, कुछ टिकटें तो उसे मिले। तो लगभग नहीं, ऐसी एक 4 बड़ी टिकटें दिलचस्प हैं चीज़ जहां मैं पर हाथी का खेल चला है। हुँ, दर्शकों को एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, राम लखन यादव बिहार के बड़े यादव नेता हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की चौकड़ी ने उन्हें बिहार का कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने, देखिए यादव समूह के बारे में हमें एक चीज़ कहनी होगी, आम तौर पर जितनी बहुत प्रभावी समूह जो होते हैं, वो सत्ता के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने, ये तमाम यादव लोग जो हैं, वो लालू यादव के पीछे हो गए। लालू यादव इस बात को बखूबी समझते थे। पप्पू यादव उस दौर में एक बड़े नेता के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे थे। पप्पू यादव को लेकर आए थे शरद यादव। लालू यादव ने उसी समय खेल कर दिया पप्पू यादव के साथ। लोकसभा लड़ाने की बात आई, लालू यादव ने कहा कि शरद यादव के खिलाफ लड़ो। पप्पू यादव ने कहा कि मैं अपने हुँ, गुरु के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लालू यादव ने कहा कि फिर हमारे पास कोई सीख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों यादव लड़े और दोनों ही एक तरह से प्रभावहीन हो जाए ताकि मैं निष्कंटक राज कर सकूं और मजबूरी में पप्पू यादव को अपने ही गुरु शरद यादव के खिलाफ लड़ना पड़ा। बाद में क्या हुआ, कैसे आरोप लगे, जेल जाना पड़ा, अस्पताल हुआ गए और बिहार से तिहाड़ तक का सफर किया। मैं भी दर्शकों को बता दूं ईटीवी में जो मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन था, हुँ, उसी दिन पप्पू यादव बिहार के जेल से तिहाड़ आए थे
तो मेरी पीस टू कैमरा जो पीटीसी कहा जाता है कि बिहार से तिहाड़ तक का पप्पू यादव का सफर वो मैंने किया। कई अपमान झेले लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुटे हुए हैं और नेता कोई फोकट में राजनीति करता नहीं है, उनको 1-2 उम्मीदवार तो हाँ, चाहिए तो 4 चाहिए नहीं और तो लालू 4 यादव सीटों पे कल भी इस चला है बात को हाथी का खेल। समझते थे। लालू यादव आज भी इस बात को समझते हैं कि अगर कोई यादव बड़ा नेता बना तो फिर तमाम यादव उनके साथ चले जाएंगे, फिर राष्ट्रीय जनता दल का एक तरह से विघटन होने की नौबत आ जाएगी। और आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा। 17 या 18 जनवरी मुझे याद आ रहा है 2025 राहुल गांधी बिहार गए, सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, गठबंधन की बात कही, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही, कांग्रेसियों ने सीट की बात कही तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास जीतने वाली सीटों की संख्या लेकर आइए, मैं राष्ट्रीय जनता दल से उतनी सीटें लूंगा। उसके बाद वो राबड़ी देवी के आवास पर गए, लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, तेज प्रताप से मिले, राबड़ी देवी से मिले, मीसा भारती से मिले और पूरा घर देखा उनका, गौशाला देखी और उसी समय से लगातार 8-9 बार वो बिहार के दौरे पर गए। बाकायदा उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली सासाराम से लेकर पटना तक और लगातार वो बिहार के दौरे पर नजर आए, लगातार वो बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। लेकिन एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि आज जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस को कमजोर कर ही ये मजबूत हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने दुविधा ये है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। इन दलों के सामने भी दुविधा यही है। अखिलेश यादव अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते, ममता बनर्जी जरूर अकेले हराने की क्षमता आज भी रखती है, लेकिन अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये अकेले हराने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो बजाय इसके कि थोड़ा-सा लालू यादव, तेजस्वी यादव झुकते, बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा-सा झुकती या आखिरी समय तक सीटों को लेकर खींचतान या आखिरी समय तक मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, बीजेपी इसी को बहुत ज्यादा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। किस तरफ आपको मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि क्या कांग्रेस जो रिवाइव करने का प्लान लेकर जनवरी में राहुल गांधी पटना गए थे, क्या कांग्रेस बिहार में रिवाइव कर पाएगी? देखिए, अभी तक जो हमें ज़मीनी रिपोर्टर से या वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके लग रहा है, क्योंकि मैं इस बार चुनाव में ज़मीन पर नहीं उतरा हूँ, लोकसभा में उतरा था तो मैंने आंकड़े तक बता दिए थे, आंकड़े सटीक गए थे। बिहार चुनाव में अभी तक महागठबंधन का पलड़ा हमें थोड़ा तो भारी दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है, अलग बात है। परिवर्तित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो दूसरी बात है, चुनाव परिणामों में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि संतोष जी, दिख तो मध्य प्रदेश में भी रहा था, दिख तो हरियाणा में भी रहा था। बाद में सब क्या हुआ? तो अभी कहना जल्दीबाजी, अभी भी कहना जल्दीबाजी। कायदे से 14 नवंबर तो कोई कुछ ना बोले तो बेहतर है। नहीं, लेकिन मैं इसमें वाक़ई एक में बड़ा सवाल है। जो हाँ, कांग्रेस के में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतते नाना पटोले इतने बड़े-बड़े बयान देने लगे कि मामला खराब हो गया। हरियाणा हुँ, में विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी शैलजा ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। चुनाव के हुँ, बीच में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। बिहार में जब लालू यादव पहले दौरे पर जाते हैं माफ कीजिएगा राहुल गांधी जब पहले दौरे पर जाते हैं जनवरी में, उसके बाद वो आते हैं तो प्रभारी बदल देते हैं। हुँ। और कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर भेजते हैं और पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृष्णा अल्लावरू पहले प्रभारी थे, जो कई बार पटना के दौरे पर गए, लेकिन लालू यादव से, तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए। कुछ नहीं, नहीं मुद्दत तो उसके पीछे और भी बड़ी चीज़ नहीं, नहीं और भी बड़ी चीज़। कृष्णा अल्लावरू जब पहुँचे, पहली बार तो लोगों ने स्वागत किया, तो कृष्णा अल्लावरू ने सबसे हाय बहुत कम बोलते, बहुत कम बोलते। तो ठीक है, उतना चल रहा। दूसरी बार जब पहुँचे, तो फिर से लोग आ गए बुके-वुके लेके, एयरपोर्ट पे ही रिसीव-उसीव करने और बुके-वुके लेके। तो कृष्णा अल्लावरू ने बड़े सीधे शब्दों में कहा था कि अगली बार आइएगा तो ये बुके, ये माला-वाला लेके मत आइएगा। तीसरी बार पहुँचे फिर वही स्थिति। तो कृष्णा अल्लावरू ने सोचा कि लगता है एक बार खुल के बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने लोगों से कहा और खुलकर कहा और इस बात की बड़ी चर्चा रही। उन्होंने कहा कि प्रभारी का या प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करके, परिक्रमा करके टिकट नहीं, टिकट मिलेगी मेरिट पे, अपने क्षेत्र में रहिए, वहीं पे जाके काम कीजिए, हम आपके क्षेत्र में आके देख लें। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ, जो लोग कह रहे थे ना कि कृष्णा अल्लावरू को साइडलाइन कर दिया गया अशोक गहलोत के जाने से और इनके जाने से। राहुल गांधी की पहली रैली उमेश राम के क्षेत्र में, अभी जब चुनावी प्रचार की शुरुआत हुई, हालिया दिनों में,
वहां पर कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कितनी देर तक बोलेगा, ये सारा डिसीजन कौन ले रहा था? वो लेने वाले कृष्णा अल्लावरू थे। अच्छा हुआ क्या, राहुल गांधी की जैसी एंट्री होती है, लाइव चल रहा है, राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, तभी अचानक से एक आवाज आई। अच्छा मैं वो सुन रहा था, चूंकि मुझे भी इंतजार था, देखना था आज राहुल क्या बोलते हैं भाई। तो एक आवाज आती है कि सिर्फ 4 स्पीकर्स, बारिश हो रही है, सिर्फ 4 स्पीकर्स, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। फिर उन्होंने कहा आपको नाम याद रहेंगे ना? तो संचालक ने कहा हाँ, हाँ याद रहेंगे सर। अब ये कौन थे? ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये आवाज कृष्णा अल्लावरू की थी। उसके बाद कृष्णा मतलब अल्लावरू उस मंच पे सब हमको कुछ सहयोग से कृष्णा दिख नहीं अल्लावरू ही रहे। तय कर रहे थे। अच्छा, कृष्णा अल्लावरू ही थे। उसी में हुँ, आगे बढ़ते हैं कि जब प्रदेश प्रभारी बदल दिया तो उसके बाद दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग से पहले हाँ, अखिलेश प्रसाद सिंह का एक बयान आ गया। मीटिंग राहुल हुँ। गांधी ने पोस्टपोन कर दी और पहली फुर्सत में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। राजेश राम एक दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, नहीं, एक दलित नेता को। अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कांग्रेस के नेता थे? नहीं, मुझे नहीं तकनीकी पता। रूप से तो हैं, प्रदेश हाँ, अध्यक्ष हुआ राज्यसभा करते थे। सांसद हैं। नहीं, वो राज्यसभा सांसद हैं, हमको लगता है कि वो एक सीट लेके बैठे हैं बस कांग्रेस के, वो नेता हैं क्या कांग्रेस के? मैं ये सवाल मतलब नहीं, अखिलेश लेकिन प्रसाद सिंह एक ऐसे नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और राज्यसभा लगातार सांसद अपने हैं। बेटे को चुनाव वो लड़वाते रहे हैं। अच्छा, उन्हीं का बेटा, आप आकाश सिंह की बात कर रहे हैं, उन्हीं का बेटा आकाश सिंह आज की तारीख में जब फ्रेंडली फाइट हो रही थी लालगंज की सीट पर, तो जाकर के देखिए वहां पर उसका फेसबुक पोस्ट, वो खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहा है उनका बेटा। कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की बात कर रहा है उनका बेटा लालगंज की सीट पे। तो अच्छा, एक इसको बात और है, कैसे। अब हाँ, थोड़ा-सा हम बिहार से निकलते हैं। इंडिया गठबंधन में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में एक नेता बड़ी साफगोई से उभर कर सामने आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के हम्म, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। दिल्ली अखिलेश में यादव। खुल के उन्होंने कहा, वो बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। दिल्ली में लगा कि आम आदमी पार्टी हरा सकती है, उन्होंने बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। बिहार हम्म, में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा करती रही है विधानसभा का। इस बार उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, हम सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के को समर्थन देंगे और सिर्फ समर्थन देने की बात नहीं कही। बिहार की धरती पर पहुंचकर जोरदार रैलियां कर रहे हैं, जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जी, बिहार में जो टकराव हुआ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के अंदर, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में कहेंगे 150 सीटें चाहिए, 200 सीटें चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय भी 35-40 सीटें तक कांग्रेस में मांगने वाले नेता थे। क्या हम्म, अखिलेश यादव को अब डर नहीं सताएगा कि 2027 में कांग्रेस या राहुल गांधी उनके साथ वैसा ही व्यवहार तो नहीं करेगी? तो क्या नहीं 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 नहीं, मैं 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं मैं दो बातें क्लियर कर दूं। देखिए, तेजस्वी मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। तेजस्वी एक इनसिक्योर नेता भी। अखिलेश ना तो इनसिक्योर है और ना तो अपरिपक्व है, पहली चीज। दूसरा, तेजस्वी और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, वो बड़ा अलग है। वो एक सीनियर जूनियर का संबंध हो सकता है। वो भाइयों-भाइयों का संबंध नहीं है, वो दोस्तों का संबंध नहीं। राहुल और अखिलेश के साथ उल्टा है। राहुल और अखिलेश की पार्टी, दोनों की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं गठबंधन ना हो। लेकिन वो लोग जितने भी गुणा भाग गणित करते हैं, बाद में इन दोनों की आपस में बात होती है, सब सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बातचीत होती है। इसलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता दिक्कत हो। अभी आरजेडी की जब इस तरीके से गतिरोध चल रहे थे, तो बहुत सारे समाजवादी इन्फ्लुएंसर जो लिखने लगे थे, अखिलेश यादव को सचेत करने लगे थे कि अभी से जो है एकदम लग जाइए, अभी से सीट फाइनल कर लीजिए, देखिए यही हाल ये यूपी में करेंगे। सपा की तरफ से एक बयान नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान नहीं। और कल योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो बयान दिया अपना, पप्पू, टप्पू, अप्पू 3 बंदर हैं गांधी जी के, फलाने-ढिमकाने पता नहीं क्या-क्या बोल गए। सब अखिलेश यादव ने 4 लाइनें लिखी और धो के रख दिया, कह दिया आईना देख के निकलते हैं, उनको हर तरफ बंदर ही नज़र आते हैं और बंदरों के बीच में बिठा दिए जाए तो अलग नज़र भी नहीं आते हैं। उन्होंने बता दिया योगी आदित्यनाथ को कि भैया आईना देख लियो इसलिए सब बंदर नज़र आ रहे हैं और तुमको बिठा देंगे तो पता चलेगा। तो अखिलेश जो है ना, वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। दूसरा, संबंधों का अंतर है राहुल के साथ, जो राहुल और तेजस्वी के संबंध थे।
आप ये कह लीजिए कि जो लालू और सोनिया जिस तरीके से एक मतलब पारिवारिक माहौल में दोनों मिल बैठ करके चीजें कर लेते थे, अपना डिसाइड हो जाता, कुछ वैसे ही संबंध राहुल और अखिलेश के हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे दिक्कत हुई इसके पीछे तेजस्वी की जो एक इनसिक्योरिटी है, वो एक बड़ा कारण है। जी। नहीं, एक सवाल और, कांग्रेस पार्टी ठीक है, कांग्रेस में हार का ठीकरा फूटेगा, नहीं फूटेगा वो तो अलग बात है। लेकिन नतीजे आने के बाद क्या राहुल गांधी कांग्रेस में एक बार फिर से नई टीम बनाने की शुरुआत करेंगे? ध्यान रखिए, आप केसी वेणुगोपाल का टर्म खत्म हो चुका है। गुजरात की धरती पर जाकर बार-बार राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट को निकालना है। महाराष्ट्र का जो नतीजा आया, हरियाणा का जो नतीजा आया, बिहार में जो नतीजा आने की आशंका पैदा होती जा रही है, नतीजा चाहे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, अभी कह नहीं सकते, वो तो बिहार की जनता फैसला करेगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की नई टीम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या उस तरह की नई टीम वो बना पाएँगे? कांग्रेस में बदलाव होगा? और प्रियंका गांधी का क्या होगा आने वाले दिनों बिहार में तो बनाया ना, बिहार में तो बनाया। पश्चिम बंगाल अगला टारगेट है। केरल में अभी कुछ चीजें चल रही हैं, उसपे फिर किसी दिन बात करेंगे क्योंकि बड़े विस्तार की ज़रूरत है केरल में। केरल में भी हाथी घोड़े का एक खेल चल रहा है, उसपे भी हमारी नज़र है, लेकिन उसपे विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा में अभी चुनाव है नहीं, तो हरियाणा में जितना चल रहा है उतना चलने दिया जा रहा है। हालाँकि हरियाणा में राहुल के विदेश जाते ही एक बड़ा खेल हुआ, लेकिन राहुल उसपे शांत हैं। राहुल का फ़ोकस क्या है? राहुल का फ़ोकस है अभी जहाँ-जहाँ चुनाव है, वहाँ-वहाँ ज़रा चीज़ों को ठीक किया जाए और राहुल का फ़ोकस किसी राज्य को जीतने में नहीं, वहाँ पे कांग्रेस को ठीक करने में है। राहुल के लिए सत्ता लेकिन बड़ी चीज़ लेकिन नहीं। लेकिन लेकिन जी, अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना होता है और हाँ, हार दर अगर हार का रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, तो फिर हुँ। नहीं तो क्या होगा ये कांग्रेस का? राहुल की तैयारी दरअसल ये सबको लग रहा है कि वो बिहार की तैयारी चल रही है, सबको लग रहा है वो गुजरात की तैयारी चल रही है, वो पश्चिम बंगाल की तैयारी चल रही है। राहुल की तैयारी 2029 की है भई, राहुल की तैयारी ये है ही नहीं। वो राज्य दर राज्य कांग्रेस को सही स्थिति में, सही लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं, ताकि वो 2029 में मजबूती के साथ खड़े हो सकें। राहुल की तैयारी वहां तक की है, राहुल का विजन वो है। कांग्रेस आज की तारीख में जितने फैसले ले रही है, दूसरा आपने एक नाम लिया था केसी वेणुगोपाल, हाथी घोड़े खेल की जहां बात हो रही थी और 14-18 सीटों का जो जिक्र आ रहा है, तो उसमें घोड़ा कोई और नहीं है, वो वेणुगोपाल साहब है, ये सनद रहे। प्रियंका गांधी इस बार आपने देखा होगा, बिहार चुनाव में पहुंची जरूर है, लेकिन नेपथ्य में है और नेपथ्य में इसलिए है, क्योंकि उनकी जो पुरानी टीम थी, उस टीम ने यूपी में एक बड़ा खेल कर दिया जिला अध्यक्षों के उसमें, तो इस बार वो नेपथ्य में ही रहेंगी और इस बार उनकी टीम जो थी, मतलब जो 2 लोग थे, मैं प्रियंका गांधी को डिफेम नहीं कर रहा, प्रियंका गांधी का कोई लेना-देना नहीं इन चीज़ों से, लेकिन उनकी टीम के कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे, जिन्होंने बीते बिहार चुनाव में बहुत ही गलत टिकटें दिलवाई थी, तो उसका भी कहीं न कहीं एक ठीकरा फूटा पड़ा है। जी। एक कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक इस देश में राज किया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, वो बीडीएम के फॉर्मूले से, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। क्या राहुल गांधी इस बीडीएम के बल्ले को वापस कांग्रेस पार्टी के पास आने में सक्षम है? क्योंकि जब तक ये तीनों समाज नहीं आएँगे, जब तक आपके साथ मुस्लिम पूरी तरह से वापस नहीं आएगा, जब तक आपके साथ दलित पूरी तरह से वापस नहीं आएगा, जब तक आपके साथ ब्राह्मण पूरी तरह से वापस नहीं आएगा, ब्राह्मण का मतलब पूरी अगली जातियों से ले लीजिए, तब तक शायद कांग्रेस को रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये मेरा मानना बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए 230-240 सांसदों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन 130 सांसद जिता के ले आएगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की हैसियत में आ जाएगी। तो क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाने में सक्षम हैं? राहुल गांधी ऐसा कर पाने में सक्षम है, ये सवाल अब मौजूद नहीं रह गया है संतोष जी। क्योंकि आज की तारीख में राहुल का अपना एक स्टेचर है। अब वो समय रहा नहीं ना जब लोग पूछते थे मोदी नहीं तो कौन? अब वो समय नहीं है। अब जरा ये सवाल कल्पना कीजिए मोदी नहीं तो कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। हर कोई कहता है मोदी नहीं तो राहुल। तो वो राहुल ने खुद को उतना तो साबित कर दिया है, इस बात को समझना चाहिए और चलते-चलते मैं बस एक ही बात कह सकता हूँ, राहुल ने राहुल वही हैं जो पहले थे। राहुल 2004 में चाहते थे, गठबंधन
धर्म निभाती रह गई उस समय कांग्रेस। राहुल 2004 में चाहते थे। जब वो संसदीय राजनीति में आए, उनकी शुरुआत हुई तो वो चाहते थे कांग्रेस को यार अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। नहीं हो पाया, तब गठबंधन धर्म निभा रही। आज राहुल को समझ में आ गया है कि गठबंधन धर्म एक तरफ, पहले कांग्रेस को खड़ा करें। जी। बिल्कुल स्वप्निल भाई, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हालाँकि अंत में थोड़ी-सी टिप्पणी मैं करना चाहूँगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो ज़रा ये बात ज़रूर सोचे वो कि कौन था जिसने कांग्रेस पार्टी से बीडीएम का बल्ला छीन लिया? कौन से वो तत्व थे जिन्होंने जानबूझकर उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी की बेइज्जती करके मुलायम सिंह यादव की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस विधायकों का समर्थन दिलवा दिया? कौन थे वो शख्स जिन्होंने 2017 के गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस जब जीतती हुई नजर आ रही थी, 2 चरणों के चुनाव के बीच में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दिल्ली में जश्न में डुबा दिया और गुजरात में कांग्रेस पार्टी जीतते-जीतते हार गई। जब तक राहुल गांधी इन सवालों का जवाब नहीं ढूँढ पाएँगे, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो कामयाब नहीं हो पाएँगे। लेकिन स्वप्निल भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम चीज़ों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आगे भी हम कोशिश करेंगे कि स्वप्निल भाई हमारे साथ जुड़ते रहें और हम इसी तरह से कांग्रेस की अंदरूनी खबरें आपके सामने लेकर आते रहें। तो तमाम दर्शकों को अपील, आग्रह कि आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी स्वप्निल भाई, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आभार। बहुत शुक्रिया।